हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीएफ के दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो एनसीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनसीएफ के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए थे, तो उसके बारे में जानेंगे। अभी तक एनसीएफ की जो सिद्धांत थे 5, उसके बारे में जाना गया था, और आगे हम जान रहे हैं कि एनसीएफ ने 2005 का जो एनसीएफ है वो किस किस तरह से लोगों ने सुझाव दिया था, क्या क्या सुझाव उसके लिए दिया गया था। उस सुझाव में से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को निकाल के रखा गया है, जिससे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और लोगों जो बच्चे हैं जिनके लिए बनाया गया है उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि क्या क्या उन सुझाव जो है बच्चों पे लागू हो रहा है। और ये सुझाव जानने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जल्द एक काम और, सबसे पहले ये जो वीडियो चल रहा है इसको अन्य ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, ठीक। तो हम बात करते हैं एनसीएफ। एनसीएफ कौन सा? 2005 का। ये क्या जानना है आज इसमें? सुझाव। लोगों ने क्या क्या सुझाव दिया था, कौन कौन से सुझाव हुए थे भाई? सबसे पहले ये जान ली, ये किसकी अध्यक्षता में बना था। ये पिछले टर्म पे मैंने बनाया था। अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे, ठीक। और इसके निदेशक कौन थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हो गए, इसके निदेशक कौन थे? कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार क्या थे भाई? ये उस समय के तत्कालीन एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे, यानी एनसीईआरटी के तत्कालीन अध्यक्ष थे। एनसीईआरटी के देखरेख में ही तो एनसीएफ का निर्माण हुआ था। अगर सबसे पहले प्रश्न पूछ ले कि एनसीएफ जो है वो किसकी अध्यक्षता में बना था, तो प्रोफेसर यशपाल कहिएगा। अगर पूछ दे कि किसके निदेशक, देखिए डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट अलग है, डायरेक्टर अलग है। ये प्रेसिडेंट है, ठीक, और ये डायरेक्टर हैं, तो दोनों में अंतर है। ये एनसीईआरटी के उस समय के तत्कालीन जो एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे वो कृष्ण कुमार थे। इन्हीं के निर्देशन में एनसीएफ सन 2005 का निर्माण हुआ। अब अगला प्रश्न है कि अभी तक कितना एनसीएफ बन चुका है, अभी तक कितने एनसीएफ का निर्माण हो चुका है? प्रश्न है मेरा, अभी तक कितने एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण हो चुका है? बताइए, अभी तक कितने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण हो चुका है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। आज हम जान रहे हैं छठ का माहौल है, थोड़ा सा आप बिजी होंगे, तो सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जो अभी तक मुझे लगता है कि वो जहाँ घाट वगैरह बना रहता वहाँ से अभी तक वापस आके, और आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए ही वापस आए होंगे कि मुझे पढ़ना है। वो काम तो थोड़े बहुत आगे पीछे लोग, घर के परिवार के लोग करते रहेंगे, लेकिन ये पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो ज़रूरी से अगर आके यहाँ जुड़े हैं तो ये बता दीजिए कि अभी तक कितने एनसीएफ का निर्माण हो चुका है। तो उत्तर है आपका 4। उत्तर है आपका 4। अब वो चारों का सन बता सकते हैं? पहला है 1975, दूसरा है 1988, तीसरा है सन 2000, और चौथा जो है ये आपका सन 2005 है। मतलब अभी तक कितने एनसीएफ का निर्माण हुआ है? 4 हुआ है। चारों का सन देख लीजिए। अगर ऑप्शन में आपसे प्रश्न यही पूछ ले
कि ये चारों कौन कौन से सन में बने हैं, तो मुझे एक बार सन बता दीजिए। तो आप ये सन याद रख लीजिएगा। सन 1975 में सबसे पहले एनसीएफ का निर्माण हुआ था, उसके बाद 1988 में हुआ था, उसके बाद सन 2000 में हुआ था, उसके बाद सन 2005 में हुआ था। तो अभी तक ये एनसीएफ चल रहा था 4। अब ये एनसीएफ सन 2005 जो बना था, इस प्रश्न एक और पूछता है कि सबसे ज़्यादा आलोचना किसने किया था? एनसीएफ सन 2005 का सबसे ज़्यादा आलोचना किसने किया था? प्रश्न मेरा यही, अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए। एनसीएफ सन 2005 की आलोचना, एनसीएफ 2005 की आलोचना किसने किया? प्रश्न मैं आपको कह दे रहा हूं, यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई और डाइट, किसने किया था? ऑप्शन मैं बोल रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए। तो आप कह सकते हैं सीबीएसई। ये सीबीएसई एक संस्था है जो सीबीएसई के बोर्ड नाम सुने हैं, वही सीबीएसई बोर्ड है जो बच्चों को पढ़ाने की मान्यता देती है, इंटर तक ये मान्यता देती है। और वो उसने क्या किया था कि ये सन 2005 का जो एनसीएफ बना था उसकी घोर आलोचना की थी। ये आलोचना इस प्रकार से की थी कि एनसीएफ बच्चों के लिए बहुत लागू नहीं हो रहा, बहुत से कार्य नहीं कर रहे हैं, बहुत एनसीएफ बच्चों के लिए प्रभावकारी नहीं होगा, ये किस किस तरह से फंक्शन कर रहा है, शायद ये बच्चों के लिए बोझ ही हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ तक ये बात हो गई। अब ये बताइए एनसीएफ सन 2005 का जो नाम रखा गया था उसका क्या नाम है? क्या नाम है? एनसीएफ सन 2005 का नाम क्या रखा गया था? किस टाइटल के तहत इसको बुलाया जाता था? किस टाइटल के? जल्दी बताइए, मैं बता दे रहा हूं। बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विथआउट बर्डन, लर्निंग विथआउट बर्निंग, ये इसका टाइटल था। सन 2000 एनसीएफ जो सन 2005 है उसके हिंदी में कह सकते हैं, अगर हिंदी में प्रश्न पूछे कि एनसीएफ सन 2005 का नाम क्या रखा गया था तो आप कहेंगे बिना भार के अधिगम। ठीक, और अंग्रेजी में अगर दिया रहे तो लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों को जो बैग मोटे मोटे होते हैं ना, बेचारे लेके ढो के पढ़ने जाते हैं, बस पढ़ने जाते हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, बस बैग को ढोते रहते हैं, लोग बैग को ढो रहते हैं। और इसमें ये बात कही गई कि बैग मोटा होने से बालक ज्ञानी नहीं हो सकता है, आप उसमें उससे रिलेटेड चीज़ें रखिए जिससे उसका विकास हो के, यानी जो बैग है उसको पतला करिए, उस पतले बैग के साथ ही उसका विकास करिए। इतनी नहीं कि वो मोटी मोटी किताबें पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, नहीं, वो काम भर की किताबें पढ़ेगा तो भी ज्ञानी हो जाएगा। इसी के लिए तो एनसीएफ बनाया गया। और यही आज हम एनसीएफ पढ़ेंगे कि क्या क्या सुझाव दिया गया इस टाइटल के अंतर्गत। बिना भार के अधिगम, मतलब वो बैग मोटा मोटा किताबें न ले जाए, उसका अधिगम अच्छे रूप से होना चाहिए। तो ये इसकी टाइटल है। प्रश्न पूछ दे कि एनसीएफ सन 2000 का नाम क्या था, तो बिना भार के अधिगम हिंदी में, और अंग्रेजी में लर्निंग विथआउट बर्डन, ये इसका अंग्रेजी में नाम है। और इसका किसने आलोचना की थी? सीबीएसई ने। इसका निदेशक कौन है? तो कृष्ण कुमार। इसके अध्यक्ष कौन है? तो यशपाल। अभी तक कितने एनसीएफ का निर्माण हो चुका? 4। चारों का सन आप देख लीजिए, 75, 88, 2000, सन 2005। ये तो था इसकी मोटी मोटी डिटेल जो एग्जाम के पॉइंट आपसे ऐसा कोई नहीं है कि जो एग्जाम के पॉइंट आपसे मिसिंग हो, कि आपको लग रहा होगा कि एग्जाम के दृष्टि से नहीं पूछा जा सकता है, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्यों? अब इसके हम सुझाव की बात करते हैं। एक एक करके सुझाव हम जानते रहते हैं, सुझाव बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम उनमें से मोस्टली जो आपके एग्जाम के दृष्टि से है उसकी हम बात करेंगे। हम बात करते हैं पहले सुझाव के, करके सीखना।
ये सबसे पहला सुझाव इसमें यही दिया गया था कि बालक क्या है, बालक क्या है, एक सक्रिय रूप में कार्य कर रहा है। बालक जो है एक सक्रिय रूप में कार्य कर रहा है जिससे वो करके सीख रहा है। बालक जो है एक सक्रिय भूमिका में है, जो यहाँ लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग इतने महान हैं। सक्रिय रूप में बालक, अब सक्रिय रूप में बालक जो है वो करके सीख रहा है। जो भी कार्य है, जो भी व्यवहार है, जो भी कार्य है वो करके सीख रहा है। जैसे आप उनको कुछ कहते हैं, कोई खिलौने आते हैं, आप लोग देखते हैं ना, खिलौनों को जोड़ना तोड़ने वाले खिलौने आते हैं ना, तो बालक क्या करता है, उस खिलौनों को लेता है, जोड़ता है, तोड़ता है, लेकिन वो परफेक्टली जोड़ तोड़ नहीं पाता है। तो उसके रूप में क्या करता है, वो किसी न किसी की सहायता लेता है, और आप उसकी सहायता करते हैं। चाहे क्लास में जाते हैं तो शिक्षक उसकी सहायता करता है, और घर पे आता है तो जो आपके अभिभावक होते हैं बच्चों के, वो सहायता करते हैं। तो उस खिलौनों को उस तरह से जोड़ने में चाहे तोड़ने में उसकी सहायता करते हैं। उससे धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो करके देख रहा था, वो करके सीख रहा था, वो करके जान रहा था कि कैसे कैसे पापा बता रहे थे, चाहे मम्मी बताते थे, भैया दीदी, चाहे और लोग चाचा चाची दादा दादी, कुछ जिस तरह से, और अध्यापक मेरे कैसे बता रहे थे कि खिलौने को यहाँ जोड़ोगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे जोड़ोगे तो खुद जोड़ रहा है, देख रहा है, खुद जोड़ रहा है, देख रहा है, बस आप उसको गाइड करते चले जा रहे हैं। वो क्या करेगा, वो एक सक्रिय भूमिका के रूप में है, और जब सक्रिय भूमिका के रूप में है तो वो कार्य करके जल्दी सीखेगा। यानी जो लर्निंग विदाउट बर्डन है, जो सीखने का क्रम है, जो बिना भार के जो अधिगम है, वो बिना बोझ के जो अधिगम है, वो जल्दी से कर पाएगा। वो एक तरह से दबा सहमा नहीं रहेगा। जब करके सीखेगा तो वो सक्रिय रहेगा, और इसकी जो कार्य विधि होगी, इसकी सामाजिकता होगी, इसकी नैतिकता होगी, वो बहुत से बहुत ज़्यादा होगी। वो सीखने की दर जो होगी बहुत से बहुत, एक कॉमन रूप में देखिए, आप किसी को, आप ही को बताएं, आप सैद्धांतिक रूप से वो चीज़ें पढ़ते हैं कि हम पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करेंगे, हम अनुशीलन कौशल का प्रयोग करेंगे, हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करेंगे, और किताबों में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, माइक्रो टीचिंग आपने कर ली। एक्चुअल टीचिंग जब लेसन प्लान बना के आप विद्यालय में जाते हैं तो क्या आप परफेक्टली वो सारी चीज़ें कर पाते हैं? आपने सीखा है, आपने सीखा है, लेकिन क्या उस चीज़ को परफेक्टली कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। हाँ, धीरे 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 थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आप धीरे धीरे परफेक्ट होते चले जाते हैं, उस कार्य को अच्छे से करते चले जाएंगे। तो आप किस विधि से करके सीख रहे थे? अभी तो सैद्धांतिक रूप से आप जान रहे थे, आप भी तो करके सीख रहे हैं। मतलब आप यहाँ माइक्रो टीचिंग किए और एक्चुअल लेसन प्लानिंग करके एक्चुअल लोग पीपुल के बीच में, मतलब बच्चों के बीच में आप जाके पढ़ाने जाते हैं। पहले दिन क्या परफॉर्मेंस जो आपकी रहती है और क्या लास्ट दिन के परफॉर्मेंस में क्या अंतर होता है? जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो पहला जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग होगा, और जो लास्ट वाला परफॉर्मेंस होगा वो अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। सीखना यांत्रिक नहीं होनी चाहिए। भाई ये कहता है एनसीएफ सन 2005 के जो सुझाव हैं, इसमें कहता है जो सीखना है वो यंत्रवत नहीं होना चाहिए। भाई एक बच्चे को मशीन ना बनाओ, मशीन की तरह उससे काम मत करवाओ, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, अपनी मनमर्जी से कार्य करे। जैसे आप लोग करते हैं, पापा कहते हैं, मम्मी कहती हैं कि हाई कमाओ कर दीजिए, आप कहते हैं समय नहीं है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो ऐसे बहाने मारते हैं। तो क्या होगा, अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सीखना जो है यांत्रिक नहीं होनी चाहिए। मतलब बच्चे को यंत्र मत बनाओ कि आप पहाड़ा बस रट्टा मारो। आप जैसे पहाड़ा रट्टा मारता है, अल्फ़ाबेट अब रट्टा मार के वो सीख लेता है, तो आप उसको रट्टा मार के सीखे, समझ में आता है एक तरह से, वो भी सीखने का ही एक पार्ट है। लेकिन वो जो रट्टा मारा है, क्या उस चीज़ के बारे में उसको समझ है? अगर उस चीज़ के बारे में उसको समझ नहीं है जो उसने रट के सीख लिया है, क्योंकि एनसीएफ सन 2005 रटंत प्रणाली का विरोध करता है। आप सिद्धांत में पढ़े होंगे, रटंत प्रणाली का एनसीएफ सन 2005 विरोध करता है। तो यही कहता है कि जो चीज़ें आप जो सिखा रहे हैं रट के ही, चलिए मैंने किसी तरह से उसको सिखा दिया, तो जो रट के सीखा है, क्या वो चीज़ें वो अच्छे से समझ पा रहा है? अच्छे से वो चीज़ें समझ पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। जो चीज़ें वो रट के सीखा है वो अलग है, और जो उसको समझाया जा रहा है दोनों अलग है। यानी जो भी चीज़ सिखाया जाए
यांत्रिक रूप से न सिखाए, उसको समझाया जाए, बताया जाए, एक बार नहीं 2 बार, जब तक बालक अच्छे से समझ ना लिया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्लास जो होगी, जो सीखने यांत्रिक नहीं होगा, प्रजातांत्रिक होगी। प्रजातांत्रिक किस तरह से होगी कि भाई बोलने को, बच्चे को बोलने का अधिकार दिया जाए। क्लास को किस तरह से होना चाहिए, क्लास को किस तरह से होना चाहिए, जैसे आप कमेंट के माध्यम से अभी बोल रहे हैं उसी तरह से क्लास होनी चाहिए कि जैसे प्रजातांत्रिक, हम भी कुछ प्रश्न करें, आप भी अपना प्रश्न करें, मैं समझा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो चीजें मुझसे प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक रूप से होनी चाहिए। क्लास ये अंतर्गत नहीं कि सिर्फ शिक्षक बोले जा, शिक्षक बोले जा, शिक्षक बोले जाए और आपको बस चुपचाप सुनते जाना है, सर क्या कह रहे हैं बस सुनते जाना। नहीं नहीं नहीं, आप उसका रिप्लाई करते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा लगता है। कुछ बच्चे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। एनसीएफ की जो पहली क्लास थी उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे और उसमें उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें कही। कुछ लोग होते हैं कि आपस में बात भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करते रहें, अच्छी बात है, क्लास का माहौल, लेकिन उसके साथ अगर सीख रहे हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा। बात करें अच्छी बात है, लेकिन बात के साथ क्या सीख रहे हैं वो अच्छी बात है। मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं उनसे, क्या एनसीएफ में बाल केंद्रित शिक्षा रखी गई है? जो सिद्धांत है 5 उसमें क्या बाल केंद्रित शिक्षा रखी गई है? कमेंट बताइए। यस, तो यस रखी गई है। तो बाल केंद्रित का मतलब बालक को ही सेंट्राइज किया गया है, बालक को ही केंद्रित किया गया है। और बालक को अगर केंद्र में रखा गया है तो बालक को हम यंत्रवत नहीं बना सकते। यानी जो ये कक्षा होनी चाहिए वो प्रजातांत्रिक रूप से होनी चाहिए, व्यवहारिक रूप से होनी चाहिए। तीसरा कहते हैं कक्षा में डर व अनुशासन की जगह संतोष व आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। ये अगले पॉइंट में यही कहता है एनसीएफ के जो सुझाव, कक्षा में डर व अनुशासन की जगह, कक्षा में बहुत जगह डरावना मत बना दो कि ये टीचर हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये टीचर हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इनका अनुशासन बहुत कड़ा है। बच्चा ये पहले ही जान को पढ़ने के लिए कहाँ आएगा भैया, वो तो डरा सहमा रहेगा और नहीं, जो भी जानता रहेगा वो चीज़ें सारी भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। जैसे हम क्लास में आते हैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। अभी भी देखो याद है कल वाला जो पढ़ाए थे, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, भले से मुझसे आप ऑनलाइन माध्यम से क्यों ना जुड़े। ऑनलाइन में पता नहीं क्या, ऑफलाइन में पता नहीं क्या हो जाता है, तो ऑनलाइन में ये हालत है। तो ये कह रहा है कि कक्षा में डर व अनुशासन की जगह क्या होना चाहिए, संतोष व आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। इसकी जगह पे डर की जगह पे संतोष मिले हमको, कि हमको एकदम क्लास को इस तरह से बना देना चाहिए कि बच्चे प्रजातांत्रिक माहौल है, तुम पूछो मैं कुछ नहीं कहूँगा, हाँ तुमको जो भी कष्ट है, जो भी तुम्हारी समस्या है उसका निराकरण मैं बहुत अच्छे ढंग से करूँगा। पहले आप उसको, बालक को इतना आश्वस्त कर दीजिए कि वो कुछ भी पूछने से एक बार भी हिचके ना। अब उसके पास छोटी से छोटी समस्या रहे क्लास के वातावरण से संबंधित, तो वो सारी समस्याएं आपको बेझिझक बता सके और उसको उस समस्या से जैसे ही निदान मिलता है तो वो उस समस्या से आनंद प्राप्त कर सके। तो उसको ये लगे कि क्लास में बहुत कुछ नहीं, कोई डर की बात नहीं, हम बहुत अच्छे से सीखते हैं। इस तरह का माहौल बना देना चाहिए कि जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, जिस प्रकार से ये कार्य करता चला जाएगा उतना ही उसको मजा आता चला जाएगा। और कहता है एनसीएफ भाषाई कौशल, कौन से भाषाई कौशल का प्रयोग करना चाहिए, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 ही आपके भाषाई कौशल होते हैं और इसी ऑर्डर में होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो आपके भाषाई कौशल एनसीएफ सन 2005 में बात कही गई है उसका ऑर्डर सेट करने के लिए दे देता है कि आप एक ऑर्डर में रखिए। तो कहीं इसको पहले कर देगा, चाहे इसको पहले कर देगा, 4 है, चारों को आगे पीछे करके सेट करके दे देगा। लेकिन जो असली क्रम है और सही क्रम है यही है। सबसे पहले बालक को कुछ बोल के आप सुनाओ, फिर उसको जब आप कुछ बोल लेते हैं, समझा लेते हैं, तो बालक को बोलने के लिए प्रोत्साहित करो कि बालक भी बोले। उसके बाद कहते हैं कि जो चीज़ें आपने बोली हैं क्या आप उसको पढ़ सकते हैं, तो बालक क्या करता है, उसको पढ़ के भी बता देता है कि हाँ ये सर मुझे ये चीज़ें समझ में आई। और जब पढ़ लेता है तो आप कहते हैं अच्छा अब तो सब चीज़ आपको समझ में आ गया, अब कॉपी में आप नोट डाउन कर लो, यानी कॉपी में आप लिख सकते हो। तो ये लास्ट में लिखने वाला काम होता है। यही भाषाई कौशल होते हैं। इन भाषाई कौशलों के माध्यम से ही एनसीएफ ने कहा कि इन चारों के माध्यम से ही बच्चों में जो एक सीखने का क्रम है वो इस तरह से अस्थायी रूप से सीख सकते हैं। अस्थायी रूप से, ये पॉइंट एक बार नोट करिएगा कि जो सीखने का क्रम है ये यही है और इसके माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, अस्थायी रूप से होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए। बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए। क्यों भाई बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए, जल्दी बताइए, क्या बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए? क्या बहुभाषिक कक्षा मीन्स क्या? एक लाइन लिख दूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको और छोटा कर दे रहा हूं, त्रिभाषा सूत्र। अब समझ में आ गया आपके? ऐसा ये जो मैंने बताया कि सन 1975, सन 1988, सन 2000 और सन 2005, ये हर एनसीएफ में इस पे विशेष जोर दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सुझाव है जो अभी तक के चारों एनसीएफ में दिए गए हैं, तो आप कहेंगे बहुभाषिक कक्षा होनी चाहिए। ये चारों के चारों जो अभी तक एनसीएफ आए हैं, इसमें चारों के चारों एनसीएफ में ये पॉइंट एकदम कॉमन है। और जो अब सन 2020 की एनसीएफ आया है, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी ये क्या कहा गया है, इस पे जोर दिया गया। यानी जो भी शिक्षा नीति भी बनी है उसमें भी इस पे जोर दिया गया। तो ये पॉइंट को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एनसीएफ के अभी तक चारों जो बने हैं उसमें कौन चीज एकदम बिल्कुल कॉमन है, एक ये भी कॉमन, यही कॉमन है कि ये चीजें इस रूप में सिखाए। त्रिभाषा सूत्र होता क्या है भाई? त्रिभाषा का मतलब 3 भाषा। कौन कौन सी? त्रिभाषा का मतलब 3 भाषाओं से लिया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले हमारी मातृभाषा। मातृभाषा कोई बंगला होगा, कोई पंजाबी होगा, कोई हिंदी होगा, कोई भोजपुरी होगा, ये हमारी मदर टंग हो गई। ठीक, दूसरी क्या हो गई रख रहे हैं हम? हिंदी को रखते हैं। और तीसरी को क्या रख रहे हैं भाई? तीसरी को हम क्या रख रहे हैं? अंग्रेजी को रख रहे हैं। यानी हिंदी, अंग्रेजी और तीसरे पे मातृभाषा। चाहे मातृभाषा को पहले रख लें और हिंदी और अंग्रेजी। अब इससे मातृभाषा से फायदा क्या होता है? बालक एक पंजाब क्षेत्र का है वो आके पढ़ना शुरू करता है, और कोई गुजरात क्षेत्र का आया वो भी उसी स्कूल में पढ़ना शुरू करता है। इससे फायदा ये होगा कि जो बालक होंगे ना, जो बालक होंगे वो आपस में भाषाओं का आदान प्रदान करेंगे। जैसे बंगला वाला गुजराती वाला पंजाबी सिखाए, पंजाबी से बात करेगा तो गुजराती पंजाबी वाले को सिखा देगा, और पंजाबी वाला क्या करेगा? गुजराती सिखा देगा। यानी एक ही कक्षा में बहुभाषाओं का, बहुत सारे भाषाओं का आदान प्रदान हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से बहुत तेजी के साथ सीखते हैं ना। तब जब एक भाषा जब दूसरी भाषा के साथ जुड़ेगा, एक भाषा दूसरी भाषा के साथ ट्रांसफर होगी, तो बहुत साथ
जुड़ेगा। कई भाषाओं के लोग एक साथ कक्षा में पढ़ते रहें तो उस जितने भी विद्यार्थी हैं ना, वो सारे के सारे विद्यार्थी उस भाषाओं को बोलना सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुभाषिक कक्षा हो जाएगी और एक विद्यार्थी दूसरे भाषा को बताएगा, दूसरा विद्यार्थी तीसरे भाषा को, तो आपस में ये भाषाएं क्या होगी, ग्लोबल होंगी और एक दूसरे से भाषाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे बालक क्या होगा, बहुत सारी भाषाओं का उसको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन हमारे त्रिभाषा में मुख्य रूप से एक मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी को रखी गई है। ठीक, अब शिक्षण सूत्र की बात करते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, ये आपके शिक्षण सूत्र हैं। मैंने एक दिन विशेष क्लास ली है, अगर जिसने भी मेरे शिक्षण सूत्र का क्लास नहीं देखा है वो आके ये A to Z के प्लेलिस्ट में जो पड़ी हुई है साइकोलॉजी की क्लास, उसमें बाकायदे मैंने शिक्षण सूत्र का एक टॉपिक ही डाला है। आप उसमें से जान सकते हैं कि कौन आगमन से निगमन होता है, निगमन से आगमन होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे NCF में भी ये चीज़ें बात की गई कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। पहले बालक को मूर्त रूप से सिखाया जाए, जो चीज़ें मूर्त मतलब जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं, यानी पेन है ना, ये पेन दिखाई दे रही है, ये मूर्त रूप है। ये हवा दिख रही है आप लोगों को ना, मुझे नहीं दिख रही है। आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोगों को दिख रही होगी, मुझे महसूस होती है, आप लोगों को भी शायद महसूस होती हो। तो जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती है वो अमूर्त होती है। ठीक, लेकिन वो चीज़ें होती ही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीज़ें हम सोच रहे होंगे वही चीज़ें पृथ्वी पर विराजमान है। आप जो चीज़ें नहीं भी सोच रहे होंगे ना, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, वो भी चीज़ें पृथ्वी पर विराजमान हैं, स्थिर है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन मनुष्य की जैसी जैसी आवश्यकताएं आती हैं उसी के अनुसार वो ढूंढ लेता है। कोरोना आया, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठीक, लेकिन उसका भी किसी न किसी रूप से टीका बनाना, लग रहा था कि पता नहीं इसका टीका बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन तमाम देशों ने अपने अपने टीके ईजाद किए और लोगों को सेफ करना शुरू किया। तो बहुत सारे लोग टीका लगवाने से सेफ भी हुए। ठीक, तो ये अमूर्त चीज़ों के अंतर्गत आएगा कि जो चीज़ें हमको नहीं दिख रही है। ज्ञात मतलब जो चीज़ें जिसके बारे में हमको पता है, हम टीचर हैं, आपको हमारे बारे में पता है, बिल्कुल पता होगा कि हम कैसे टीचर हैं। और अज्ञात, बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो वीडियो पे नहीं आते होंगे और कागज़ के साथ आते होंगे कि कागज़ पेन के साथ लेके पढ़ाते होंगे, वो भी अपनी जगह हैं, वो अज्ञात हैं। ज्ञात का मतलब हम दिख रहे हैं, अज्ञात का मतलब आप उनके बारे में बस सुने देखे नहीं हैं। ठीक, सरल, कोई भी चीज़ें बालक को पढ़ाई जाती हैं तो भाई सबसे पहले कहा जाता है ना, पहले उनको वर्णमाला सिखाओ, फिर उनको वर्णमाला के जो भी वर्ण हैं उसके बाद एक शब्द बनाना सिखाओ, शब्द बनाने के बाद एक वाक्य बनाना सिखाओ। तो पहले जो भी चीज़ें होंगी पहले सरल रूप से सिखानी शुरू करिए। सरल रूप से वो जानते रहेंगे, वो कठिन चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे। पहले गणित गिनती सिखाइए, पहाड़ा सिखाइए, उसके बाद कोई गणित का सवाल लगवाइए उनको सूत्र वगैरह बताने के बाद, वो कर ले जाएगा बालक। ठीक, अब बात करते हैं अगला, पुरस्कार व दंड को सीमित रखा जाए। पुरस्कार व दंड को सीमित क्यों रखा जाए भाई? क्योंकि इसमें कहता है NCF सन 2005 कहता है कि पुरस्कार व दंड को सीमित रखा जाए। क्यों सीमित रखा जाए भाई? क्यों सीमित रखा जाए? ये कहता है कि अधिकाय पुरस्कार देने से बालक पुरस्कार का आदी हो जाता है। वो बार बार कहेगा कि अगर हमको कोई काम करना है तो पुरस्कार दीजिए। आप कहेंगे हमको जाना, वो कहेंगे, आप पिताजी हैं समझ लीजिए और कह रहे हैं कि बेटा मार्केट चले जाओ, वो कहेगा कि हम मार्केट जाएंगे लेकिन हमको कुछ ना कुछ चाहिए। आप कहेंगे कि विद्यालय चले जाओ, वो कहेगा विद्यालय जाएंगे लेकिन उसके लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक, तो यही कह रहा है कि पुरस्कार को इतना सीमित रखा जाए जिससे आपका काम चल जाए। बालक जो हो पुरस्कार का आदी ना हो जाए कि जब मिलेगा पुरस्कार तभी काम करेंगे, जब भी नंबर मिलेगा तभी हम विद्यालय आएंगे, जब भी ऐसा होगा तभी हम कार्य करेंगे। पुरस्कार का वो बालक को आदी मत बनाइए। एक सीमित, हाँ पुरस्कार दिया जाता है लेकिन एक लिमिट में, एक एकदम पुरस्कार की आदत बना के उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार दंड को भी, दंड का भी विधान किया गया है लेकिन दंड के भी अपने अपने तरीके होते हैं।
आप दंड भी एक सीमित रूप में दीजिए। बच्चे को बहुत गलती कर रहा है तो थोड़ा सा डांट दीजिए, ठीक। इसमें सन 2005 वाले में बालक के पास इतनी पावर है कि जैसा नहीं वो तैसा कर सकता है, ठीक। ये एनसीएफ विशेष कर बनाया गया है लोगों के लिए कि इसमें ये चीज़ें हो सकती है। दंड को भी इतना सीमित रखा जाए कि भाई गलती कर रहा है, बहुत अतिशय गलती कर रहा है तो हल्का फुल्का डांट दे, चाहे उसको समझाने का तरीका थोड़ा सा आप चेंज कर लें, दंड के विधान में लेके आएँ। लेकिन ऐसा दंड जिससे बालक का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उस प्रकार के दंड का विधान किया गया है। तो आप एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं ना, तो एक्शन रिसर्च में वो समस्याएं दंड का विधान है, आप उसके माध्यम से वो समस्याओं को हल कर सकते हैं, उस प्रकार के दंड को दे सकते हैं, ठीक। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब बताइए अगला क्या हो सकता है। शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावकों को जोड़ा जाए, ये ठीक रहेगा ना। शैक्षिक गतिविधियों में अभिभावक को जोड़ा जाए, जिसको कह सकते हैं पीटीए। मतलब पीटीए का मतलब पीटीए नहीं, पीटीए का मतलब पीटीए नहीं कि बालक को पीटीए, सर पीटीए लिख दिए हैं, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन इसको कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीटीए कहते हैं। पीटीए का मतलब पीटीए नहीं बालक को, ठीक ना। बहुत सारे इसको कहेंगे सर आप तो पीटीए लिखे थे, इस माध्यम की किस अब शैक्षिक गतिविधियों में जो बालक भाग ले रहे हैं उनको अभिभावक के द्वारा जोड़ के दोनों लोग मिल के पीटे, ठीक। तो ऐसा पीटीए नहीं है, ये कह रहा है कि जो शैक्षिक गतिविधियां अभिभावकों को जोड़ा जाए। मतलब जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां हो रही हैं, जो बालक सीख रहा है, जो नहीं सीख रहा है, क्या एक्टिविटी है, क्या क्यों नहीं सीख रहा है, हम सिखाने में बहुत बेहतर और बालक बहुत तेज़ी के साथ सीख रहे हैं, लेकिन क्या इसका कारण है कि नहीं सीख पा रहा है, तो उसके हिसाब से एक हफ्ते में या महीने में कम से कम 2 पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाए, जिससे बालकों की समस्याएं उसके माता पिता आके बताएं, बालक भी जाने कि हाँ मेरे पिताजी वहाँ पहुँच जाएंगे, मेरी माता हर महीने आती हैं, तो वो भी सीखने की कोशिश किसी न किसी तरह से करता रहे, उदंडता न करे। तो ये कहा जाता है कि शैक्षिक जो गतिविधि हो रही है, जो पढ़ाने की, आप भी अभिभावक आप आके कह सकते हैं कि देखिए ये टीचर जो हैं, देखिए मेरे बालक को सिखा नहीं पा रहे हैं, चाहे ये मेरे टीचर हैं, हमको इन टीचर से दिक्कत है, जो हमारे बच्चा बता रहा है ऐसी समस्याएं हैं। तो ये पीटीए के माध्यम से ना, चाहे शिक्षक का स्टूडेंट से, चाहे स्टूडेंट का शिक्षक से जो भी समस्याएं होंगी, आप इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेके वो काम करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, उसमें देखिए मम्मियाँ सुबह सुबह उठती हैं, बेचारे के पास एक ही ड्यूटी होती है, नहाए धोएं बच्चे को तैयार कर, साथ साथ पढ़ने जाती हैं। पढ़ने किस तरह से, ये मत भूलना कि बच्चा जो होता है वो बैग ढोता है, ना, मम्मी जी अभी बहुत पहले भी बैग ढोती थी और आज भी बेचारे का बैग ढोती है। जैसे क्लास ओवर होता है, छुट्टियां होती हैं, फिर बेचारी पहुंचती हैं और बैग उठाती हैं और लाती हैं, उसको खिलाती पिलाती नहाते, फिर पढ़ाने बैठा जाती हैं। तो इस तरह की शैक्षिक गतिविधियों में वो भाग ले रही हैं। इतनी अच्छी अच्छी मम्मियाँ हैं भाई कि सुबह से शाम तक उनको ढोती रहती है, बेचारी कितनी प्यारी प्यारी मम्मियाँ हैं, ठीक। और अगला मोटी किताबें असफलता के कारण। जो मोटी मोटी किताबें हैं ना, इसमें ये कहता है कि जो मोटी मोटी किताबें हैं ये शिक्षण को प्रभावशाली न बना के अप्रभावशाली बनाती हैं। जिससे क्या होती है, आप मोटी मोटी किताबें बालक को पढ़ाएंगे तो क्या ज्ञानी हो जाएगा क्या? वो मोटी मोटी किताबें रखने से वो ज्ञानी हो जाता? तो मार्केट में बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई हैं, आप पढ़ के नहीं ज्ञानी हो जाते? बिल्कुल हो जाते। लेकिन नहीं, मोटी मोटी किताबों रखने से, मोटी मोटी किताबों को रखने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। उनको पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के साथ
समझना पड़ता है। हर कोई पढ़ ले तो क्या ऐसी कोई ज़रूरी बात है कि जो पढ़ाई पढ़ ले रहा है वो सारी चीज़ें समझ भी ले रहा है? हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम MBBS की पढ़ाई करें, बस पढ़ लें किताब को, भले से समझना। किताब पढ़ना और पढ़ के समझना दोनों में अंतर है। अभी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है CTET स्पेशल की, तो क्या वो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ही ले रहे हैं, क्या उस चीज़ों को आप कितना ज़्यादा समझ रहे हैं ये आपके ऊपर है। तो जो ये मोटी मोटी किताबें हैं ये सफलता के कारण हैं बच्चों में। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबें उनके पास है तो बालक सफल ही माना जाएगा, नहीं। आप पतली पतली किताबों के माध्यम से उनके जो काम की चीज़ है, जिनसे उनको शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में सीख रहे हैं, वो किताबों को प्रोवाइड कराइए। और NCERT वो काम अब कर रही है, जिससे वो इसका नाम ही रख दिया है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी हम मोटी किताबों को अब खत्म कर रहे हैं। जो बालक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वही किताबों को हम कार्य करेंगे। अगली बात करते हैं, बच्चों के मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम। बालक ये कहता है कि बच्चों के मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम, यानी जो बालक जिस स्तर के, छोटा बालक है एक कक्षा 1 का, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाए। कक्षा 2 में पढ़ता है तो उसके अनुसार, यानी उसकी मानसिक लेवल मेंटल लेवल उसको समझिए, और क्या वो सीखने में वो योग्यता रखता है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है, उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करिए, जिससे वो चीज़ें जल्दी से सीखेगा। कहा जाता है कि बच्चों का अगर मानसिक स्तर के अनुसार अगर आपने पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया तो बालक कितना भी प्रतिभाशाली होते हुए भी वो उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। अगर उसके मेंटल लेवल के बराबर आप सिलेबस को रखते हैं, उसकी योग्यता के अनुसार सिलेबस को रखते हैं, तो बालक क्या होगा, सीखने में बहुत तेज़ी के साथ सीखेगा, बहुत तेज़ी के साथ जानेगा। और ये NCF सन 2005 में जो बताया गया है वो बहुत सारी चीज़ों को सीख लेगा। अब ये कहता है कक्षा का अच्छा वातावरण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा का अच्छा वातावरण होना चाहिए। अरे भाई, कक्षा का अच्छा वातावरण नहीं होगा तो क्या बालक जैसे जिस तरह से सोच के आया था कि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, यहाँ पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो अगर कक्षा का वातावरण ही अच्छा नहीं होगा तो क्या वो सीखने की गति पा पाएगा? जिस स्तर से वो सीखना चाहता है क्या उस स्तर से सीख पाएगा? क्लास में शोर होता हो, अनुशासनहीनता पाई जाती हो, टीचर उस तरह से पढ़ा नहीं रहे हों, उस तरह से बात बता नहीं रहे हों, और बच्चे जो पढ़ने के लिए आए हैं और जो नहीं पढ़ने के लिए आए हैं, दोनों क्लास का माहौल को इतना दूषित कर दे रहे हैं, ना पढ़ने का माहौल है ना पढ़ाने का माहौल है, तो क्या बालक सीख पाएगा? तो ऐसे माहौल का निर्माण किया जाए जो कक्षा के वातावरण के अनुसार हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो सके, जिसमें से ज़्यादा सीखने का कार्य हो सके, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रतिभागी बने, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिले और आगे की पढ़ाई में उनको पढ़ाना चाहिए। अगला है सौंदर्य बोध कार्य होना चाहिए। सौंदर्य बोध कार्य क्यों होना चाहिए भाई? यहाँ हंसी आ रही है हमको कि कुछ और ही समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ ब्यूटी वाला कोर्स नहीं चल रहा है कि भाई कोई गया पार्लर में ऐसे चेहरे लेके और वहाँ से निकल रहा है तो पहचान ही में नहीं आ रहा है। ठीक, तो कभी कभी हम इस तरह से देखते हैं, कहते हैं यार ये वही है, पता चलता है नहीं ये तो वो नहीं है, फिर नहीं यार वो तो वही है। अभी पार्लर से पहले मैंने देखा था तो ठीक ठाक था, पार्लर में से होके आया पहचान ही में नहीं आ रही है, चाहे आ रहा है, इस तरह की घटना है। तो वहाँ पे पता नहीं क्या परियों का निर्माण होता है, चाहे अच्छे पुरुषों का उसमें से चेंज कर दिया जाता है क्या कुछ घंटों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे वो चीज़ें बात नहीं हो रही है सौंदर्य बोध का। ठीक, सौंदर्य बोध में ये हो रहा है कि आप अपने जो विद्यालय है वहाँ पे किस किस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं। सौंदर्य बोध का मतलब आप अपने विद्यालय में 15 अगस्त
26 जनवरी इस तरह के प्रोग्राम करवा रहे हैं कि नहीं। अगर इस तरह के प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये उनके सौंदर्य बोध में सबसे ज़्यादा लाभ होगा। यानी वो खुल के 15 अगस्त को अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कहने के लिए वो मंच पे आएंगे और अपनी बात कहते चले जाएंगे और अच्छे ढंग से कहते चले जाएंगे। 26 जनवरी को उनको बोलने का एकदम मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम शांत रखिए। इस तरह के कार्यक्रम सौंदर्य बोध का कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक। ऐसा कोई भी कार्य न करिए जिससे वो कार्य न हो पाए। आप इस तरह के कार्य बिल्कुल होना चाहिए। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ एक और शांति व महिलाओं को आदर सम्मान के प्रति जागरूक किया जाए। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक यही सुझाव दिया गया है कि आप शांति को विशेष ध्यान दें। शांति मतलब किसी लड़की का नाम नहीं लेना है कि उस पर विशेष ध्यान। शांत, अपने बात को शांत रखें, एग्रेसिव मूड में ना आए। अपनी बात कहना हो तो एक अनुशासित रूप में कहें, जिससे अगले वाले को सुन के उस समस्या को हल करने में काम आए। और यहाँ पे कहा गया है कि महिलाओं का आदर व सम्मान के प्रति सिलेबस में इस तरह से बनाया जाए कि जो उसमें महिलाओं को चीज़ें मिलनी चाहिए, बहुत सारे अधिकार मिलने चाहिए, वो उसमें बातें रहें कि महिलाओं को ये चीज़ें होनी चाहिए, वह उसका उनका सम्मान होना चाहिए। कहा जाता है ना कि धरती क्या है, माँ है, बहुत सारी चीज़ें माँ ही हैं, गौ क्या है, माँ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। इस तरह के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हम कहते हैं कि जो कार्य महिलाओं को सम्मान के साथ करवा लेंगे वो काम और अच्छे से भी करवा सकते हैं। अगर महिला को सम्मान दे दिए तो घर में शांति, सुख समृद्धि सब कुछ आएगी। अगर महिला को कुछ कह दिए तो 4 दिन में घर की शांति समृद्धि पता नहीं किसके घर चली जाएगी, ठीक। तो सम्मान के साथ उनको बात करिए। अब कहा जाता है लास्ट वाला पॉइंट, उपदेश नहीं ज्ञान देना चाहिए। यानी उपदेश नहीं चाहिए, हमको ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को उपदेश देंगे बिगड़ जाएंगे, ज्ञान देंगे समझ जाएंगे, उपदेश देंगे बिगड़ जाएंगे। क्यों भाई? उपदेश नहीं देना चाहिए, लंबा चौड़ा उपदेश देंगे, ये फलाने ढिकाने उपदेश। आप भगत सिंह को बता रहे हैं कि बहुत अच्छा, भगत सिंह ने बहुत हमारे देश की आज़ादी में कार्य किया, हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, महात्मा गांधी ने ये कार्य। उपदेश इस तरह का मत दीजिए भैया। आप उनको जो चीज़ सीखने के लायक है वही दीजिए, ज्ञान दीजिए। नहीं तो उपदेश दे के बहुत अच्छा भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र इस तरह के लोगों को उपदेश दिए, अब बाहर निकल गया सुट्टा मार रहा है, तो क्या हुआ? आपके उपदेश का कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। वो सुट्टा जाके मार रहा है, नशे की चीजें कर रहा है, आपके उपदेश से उसको कोई मतलब नहीं। आप उसको ज्ञान दीजिए, जिससे उसको बताइए कि इस तरह के मादक पदार्थ, इस तरह के नशे की चीजें आपके सेहत के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हानिकारक होगी। आप इस तरह की चीजों का सेवन ना करें। तो ये थे एनसीएफ सन 2005 के सुझाव। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और सुझाव भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।